ड्यू टू लीडिंग जीरोस, जीरोस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बैठ जाओ, सबने नोटिस नहीं करी है, मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। देखो जी, यहाँ पे इस कॉलम में ना हमें डेट एक्सट्रैक्ट करनी थी। अब इस डेट वाले कॉलम में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि ऊपर वाले कॉलम्स तो जो है हमारे ये प्रॉपरली 1/1/2023, ठीक है जी। देन हमारे पास ये 1/2/2023, ये तो प्रॉपरली हो रहा है। पर एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हम पहला नंबर लिख रहे हैं उसके आगे भी जीरो लग रहा है, दूसरे नंबर के आगे भी जीरो लग रहा है, और यहाँ पे अगर ये 10 तक पहुंचते हैं वहां पे जाके देखेंगे ना, तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो रहा है। फॉर्मेट क्यों चेंज हो रहा है? देखो ऊपर तो हमें लगा कि हाँ ठीक है ये सही से काम कर रहा है, पर जब हमारी ये डेट 10 जनवरी 2023 आ रही है, उस केस में देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उस एक के आगे भी जीरो ऐड कर रहा है, 10 के आगे भी जीरो ऐड कर रहा है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये देखो ये हमारी डेट जो है ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है ना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहाँ पे जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन। तो सिमिलरली डेट्स भी एक्चुअली, डेट्स आर मैप टू नंबर्स, दैट इज व्हाई डेट्स आर राइट अलाइन। तो जहां तक हमारी सही डेट्स प्रिडिक्ट हो रही थी, जहां तक हमारी सही डेट्स जो है एक्सट्रैक्ट हो रही थी, वहां तक, एक मिनट किसी ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट, ठीक है, वहां तक हमारी आउटपुट सही आ रही है। पर जैसे ही हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट करेक्ट डेट फॉर्मेट, इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, बिल्कुल गलत आ रही है। क्योंकि वो फ्लैश फिल क्या एक्चुअल में वो कर रहा है कि शायद जो हमारा यहाँ पे पहला डिजिट लिखा गया है, ये भी क्या है, एक नंबर है, इसके आगे जीरो लगा देना है, एंड जो यहाँ पे दूसरा लिखा गया है हाइफन के बाद, इसके आगे भी हमें जीरो लगा देना है, क्योंकि इससे ऊपर बिल्कुल ऐसे ही चीजें चल रही हैं, ठीक है जी। अब इसकी प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ना हमें अपने डेट्स की फॉर्मेट्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना कि हमारे पास हम डेट का फॉर्मेट कैसे चेक कर सकते हैं। एक नंबर को लिखा, ठीक है जी, नंबर लिखने के बाद उसको डेट में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, पहले डे, ठीक है जी, पहले डेट बेसिकली, देन मंथ, देन ईयर, ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। तो आप सबका भी आपने बोला था कि डिफॉल्ट फॉर्मेट यही रहेगा हमेशा। पहले आपका होगा क्या है ये, डे कौन सा है, कौन सी डेट है बेसिकली, मतलब ये बेसिकली 2 जनवरी 1900, ये हमें कैसे पता है, क्योंकि वन का मतलब होता है 1 जनवरी 1900, उससे आगे 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 ऐसे ही हमारी डेट्स कन्वर्ट होती रहती है। पर अगर हम यहाँ पे डेट का फॉर्मेट देखेंगे, तो इस केस में हमारे पास डेट का फॉर्मेट क्या, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब गलत फॉर्मेट है यहाँ पे। गलत कैसे है, दूसरा फॉर्मेट कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ना डेट आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, 13th मंथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये है पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, समझ आया जी, ठीक है जी। तो पहले हमें इधर इस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा, या अपने इस वाले कॉलम का जो है वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। बट क्योंकि अभी हमें ये डेटा टाइप्स के बारे में क्या होती है, कैसे इनको चेंज करा जाता है, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज वाई अभी के लिए हम ये वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं। पहले हम डिटेल में यहाँ पे ये नंबर वाले टैब को पढ़ेंगे बेसिकली, फिर जाके इस प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करने आएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम क्या करने वाले, अभी हम ना टैब बाय टैब डिस्कस करेंगे। आज हम बहुत बेसिक्स करने वाले हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता ही होगी, सिंपल चीजें हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आप भी ना ये फ्लैश फिल वाली ही एक्सरसाइज से चाहे कुछ भी डेटा पिक कर लो।
ठीक है जी, यहाँ पे देखो कौन सा डेटा पिक करना है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम। ठीक है जी, ये 3 कॉलम्स पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लेने हैं। सारा डेटा बेसिकली 9800 रोज है, सारी की सारी कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे इस शीट के अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पहले 3 कॉलम से सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। हो गया जी इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे और हमें चाहिए ये कॉन्टेक्ट टाइप, एजेंट हैंडल, रेटिंग गिवन, टाइम टू आंसर, प्रोडक्ट अपसेलिंग, प्रोडक्ट अमाउंट। टाइम टू आंसर तक ले लेते हैं, ये सारा का सारा सिलेक्ट कर देना है, जो शॉर्टकट्स कल बताए थे उससे हो जाएगा। और इस सारे डेटा को भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो एक ऐसा सा डेटा सेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी से नहीं हो रहा पूछ लेना है, मैं बता दूंगी कैसे करना है। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप यहाँ प्लस एरो की, तो डाउनवर्ड जो सिलेक्ट करना है वो सारा का सारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, कॉपी करके दूसरी शीट में जाके A1 सेल में वो रख के और क्या कर देना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो बाकी के कॉलम्स मैंने आपको बताए थे, डाटा, कॉन्टेक्ट टाइप, एजेंट हैंडल, रेटिंग गिवन एंड टाइम टू आंसर, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट सॉरी सिर्फ शिफ्ट और राइट एरो की से ये 4 सेल सिलेक्ट कर लेने हैं। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से पूरा का पूरा नीचे जितना भी डेटा है सारा सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करके उसी के साथ क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। हो गया जी इतना। ठीक है जी, अब देखो आज हम सबसे पहली चीज जो समझने वाले हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर, ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज हम समझने वाले हैं रेफरेंसिंग। ठीक है जी, कि कैसे कैसे रेफरेंस दी जाती है, बेसिकली रेफरेंस होती क्या है। जब हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें ये रेफरेंसिंग बहुत काम आती है, तो ध्यान से देखनी है। अब देखो एक्सेल के अंदर ना बेसिक कैलकुलेशंस करना बहुत सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं कि एक नई शीट बना लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिख दूं इज इक्वल टू लगा के 10 - 2, तो हमारे पास वो आउटपुट आ जाएगी। जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हम एक्सप्रेशन लिखने से पहले इक्वल टू लगा देंगे, वो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर सपोज मुझे इस सेल की वैल्यू यहाँ पे भी चाहिए, मैं इक्वल्स टू लगाऊंगी और यहाँ पे ये सेल को सिलेक्ट कर दूंगी, इक्वल्स टू F2 आ गए, इसका मतलब क्या है, वट एवर इज प्रेजेंट इन F2 उसको भी क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है जी, अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इस रेटिंग गिवन की परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज का फॉर्मूला सबको आता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे जैसे देखो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास रेटिंग है ना दैट इज 10। ठीक है,
अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि मुझे ये रेटिंग जो है वो परसेंटेज में निकालनी है कि टोटल में से 50% दी है, इवन तो ये कोई खास वो काम है नहीं, ठीक है जी, बट स्टिल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेटिंग गिवन निकालनी है, ठीक है जी। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी परसेंटेज का फॉर्मूला? अरे 5वीं 6वीं क्लास में सिखाया जाता है। देखो, अगर हमारे 60 मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट में से, 65 मार्क्स आए हैं, तो वो कितने परसेंटेज में होते हैं? 65 जितने ऑब्टेन्ड हैं, कितने हमें मिले हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। ये नहीं होता परसेंटेज का फॉर्मूला, यही होता है ना। तो अगर यहाँ पे मेरे पास रेटिंग है, रेटिंग हमें दी हुई है 5, 10, 7, 8, 9, 4, मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है, कितने परसेंट रेटिंग दी है। ज्यादा कुछ ये ऐसा नहीं है कि बहुत हमारे काम की चीज है, बस ये हम रेटिंग क्यों निकाल रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, दैट इज रेफरेंस कॉन्सेप्ट, कि वो रेफरेंस क्या होता है। तो देखो जी ध्यान से, हमें क्या करना है, जितनी रेटिंग गिवन है, ठीक है जी, गिवन रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल रेटिंग, टोटल कितनी है, 10 तक की है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा ना रेटिंग गिवन का फॉर्मूला। देन इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका तो मेरे पास ये रहेगा, या फिर ऐसा, इसको छोड़ो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स लेते हैं 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स, देन साइंस, हिंदी एंड मैथ्स, ठीक है जी। यहाँ पे ना मुझे टोटल मार्क्स निकालनी है, ठीक है जी। टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, कि मैं इक्वल्स टू लगा के सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर रही हूँ, खुद से लिख रही हूँ, ठीक है जी। ऐसे करना कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने क्या करा, इक्वल्स टू लगाया, सारी वैल्यूज को लिख दिया यहाँ पे, बट सपोज इन फ्यूचर क्या हो रहा है, इन फ्यूचर यहाँ से कोई वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सपोज किसी मार्क्स को अपडेट कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया गया, 34 की जगह 35 हो गई ये मार्क्स। तो हमें यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इस चीज को 35 बनाना पड़ेगा, देन ओनली टोटल मार्क्स विल गेट अपडेटेड। तो यहाँ पे ये ऐसा लिखने की बजाय ये लगाते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये सेल रेफरेंस पास कर सकते हैं। मैंने सेल पे क्लिक किया, वहां पे चला गया B2, इसका क्या मतलब है, वट एवर इज प्रेजेंट इन B2 उसको ऐड कर दो वट एवर इज प्रेजेंट इन C2, देन D2 एंड देन E2। देखो, अब इस ऐसा करने का क्या फायदा है, इन केस यहाँ पे ये वैल्यू को चेंज करा जाता है तो ऑटोमेटिकली दिस विल आल्सो गेट अपडेटेड। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इंसर्टिंग द वैल्यू या फिर राइटिंग द वैल्यू मैनुअली, हमने क्या करा है, हमने रेफरेंस पास करी है, सेल रेफरेंस बेसिकली पास करी है, कि वट एवर इज प्रेजेंट इन B2 उसको ऐड कर दो वट एवर इज प्रेजेंट इन C2। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है B2, C2, D2 एंड E2, ये हमारे पास क्या है, सेल रेफरेंस है। अब देखो, अगर अब मैं इस चीज के ऊपर यहाँ पे क्या करूं, ऑटो फिल अप्लाई करूं ना,
तो देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में एडिशन हो गई ऑफ व्हाटएवर सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस टोटल मार्क्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो जब F2 के अंदर हमें टोटल मार्क्स लिखने थे, वहां पे आ रहा है B2, C2, D2 एंड E2। बट जब उसी को हमने नेक्स्ट सेल में ड्रॉप करा यूजिंग ऑटोफिल, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यूज बन रही हैं B3, C3, D3 एंड E3। एंड फॉर नेक्स्ट सेल दैट इज F4, उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये सारे 4 कन्वर्ट हो रहे हैं। अगले सेल में जाएंगे ये सारे 5 हो रहे हैं, अगले सेल में जाएंगे तो सारे 6 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सेल खुद से कंक्लूड कर रहा है कि अगर F2 के अंदर जो वैल्यू लिखनी थी दैट वाज सारे के सारे 2 वाले कॉलम्स को ऐड कर दो, तो ऑब्वियसली अगर F3 में लिखनी है तो सारी की सारी सेल रेफरेंसेस जो है वो 3 हो जाएंगी। ठीक है जी। सिमिलरली F4 में जा रही है, ये सारी की सारी सेल रेफरेंसेस फिर से बाय वन क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और ऐसी सी सेल रेफरेंस को बोला जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ठीक है जी। अब नॉर्मली हमेशा जब आपने खुद से कुछ भी स्पेशल नहीं करा है, ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल रेफरेंस ही अप्लाई होती है। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली व्हेनेवर आप एक फॉर्मूला को, एक फंक्शन को आगे ड्रॉप करोगे, तो यहाँ पे अगर 2 है, इधर सारे 2 है, अगर ये बाय वन इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी सारे बाय वन इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। एक्सेल खुद से ये चीजें कंक्लूड करके अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल होता है। और ऐसी सी सेल रेफरेंस जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होती है, ठीक है जी, इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। फिर हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब सपोज क्या हुआ, इन सभी स्टूडेंट्स को 5 बोनस मार्क्स दिए गए, ये सारे स्टूडेंट्स को 5 बोनस मार्क्स दिए गए। यहाँ पे एक सेल बना रखा है, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को बोनस मार्क्स कितने देने हैं। वो इन फ्यूचर चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो वो 5 है, कल को उनको 6 भी करा जा सकता है, 3 भी करा जा सकता है, 4 भी करा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो मार्क्स आएंगे, जो यहाँ पे ऑब्टेन्ड है उसके ये टोटल प्लस उसमें बोनस मार्क्स, हमें वो लिखने हैं कि एक्चुअल अब उसको टोटल कितने देने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि उसके एक्चुअल मार्क्स जो अब उसको दिए जाएंगे दैट विल बी, जो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ रहे हैं प्लस जो यहाँ पे बोनस मार्क्स लिखे हुए। अब ये बोनस मार्क्स कल को चेंज भी हो सकता है, सपोज 5 की जगह 6 कर दिए जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 आ गया। बट देखो अब इसको अगर यहाँ पे हम आगे आगे सेल्स में ड्रॉप करते हैं ना, तो इट इज नॉट बिहेविंग करेक्टली। क्यों नहीं करेक्टली बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूड करा गया इफ G2 में मार्क्स लिखने थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था कि G2 इज इक्वल टू F2 प्लस P2। और जब G3 में मार्क्स लिखने हैं दैट विल बी F3 प्लस P3। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर G3 बना तो जो दो सेल्स ऐड हो रहे थे दैट विल बी G3 एंड P3। बट क्या P3 में हमारे पास कोई वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दैट इज वाई उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या करना होता है हमें, यहाँ पे वटेवर यहाँ पे ये एफ वाले कॉलम में वैल्यूज प्रेजेंट है, उसमें हमें जो ऐड करना है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है। वो कौन सा, P2। वो रेफरेंस आगे आगे मूव नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही होगा ना कि यहाँ पे अगर मुझे, एक सेकेंड देना यार, यहाँ पे मुझे इसको मूव नहीं करना है, इसको हमेशा P2 ही बनाना है। मैं चाहती हूँ ये तो आगे आगे मूव होता जाए पर ये हमेशा P2 ही रहता जाए। तो इस चीज को हमें क्या करना है, इस चीज को फिक्स करना है। एंड जो फिक्स्ड रेफरेंस होती है ना, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एंड एक रेफरेंस को फिक्स करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों के आगे डॉलर लगा देते हैं, डॉलर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट मी सी। देखो जी, यहाँ पे जब सेल रेफरेंस पास करी जाएगी ना, हमें क्या करना है, अरे
हमें ना सेल बेसिकली इसके आगे डॉलर लगा देना है, कॉलम के नेम के आगे भी डॉलर एंड रो के नेम के आगे भी डॉलर। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये रेफरेंस फिक्स हो रही है। फॉर G2 सेल इट इज F2 एंड P2 एंड फॉर G3 इट इज स्टिल F3 प्लस P2। अब P2 को हमें फिक्स करना है। क्यों फिक्स करना है? क्योंकि टू एवरी वैल्यू P2 ही ऐड होना चाहिए। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने का तरीका होता है दोनों के आगे क्या लगा देना, डॉलर लगा देना। एंड ऐसी सी डॉलर वाली सेल रेफरेंस को ही बोला जाता है फिक्स्ड सेल रेफरेंस। एंड व्हेनेवर आप क्या करोगे, इसको आगे ड्रॉप करोगे, चाहे जितने भी सेल्स में ऑटोफिल का यूज करके, वो देखो बाकी F5, F4, F6 वो चेंज हो रहा है, बट P2 हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसे कभी हमें किसी सेल को, किसी रेफरेंस को फिक्स करना होता है, उसके आगे लगा दिया जाता है डॉलर, और ऐसी सी सेल रेफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है जी। और एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है, एक सेकंड देना मुझे, मैं दोबारा से समझाती हूँ। इज इक्वल टू करके F2 और इसमें प्लस क्या करना है, दिस P2, और इसके साथ आपने क्या कर देना है, F4 प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने सेल रेफरेंस लिखी है उसके साथ F4 प्रेस कर देना है। ठीक है, किसी का F4 अकेला चल जाता है, किसी को फंक्शन की के साथ चलाना पड़ता है। जब आप F4 प्रेस करते हो तब भी हमारी रेफरेंस जो है वो फिक्स्ड बन जाती है। ठीक है जी, समझ आया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है? कोई जवाब नहीं है यार, इतनी सुस्ती डाली हुई है सुबह ही। एफ फंक्शन की के साथ करके देखो उसको, FN प्लस F4। यार सुबह सुबह तो बंदे को एक्टिव होना चाहिए, जवाब जरूर देना चाहिए कोई जो पूछा जा रहा है। हाँ ना तो बोल ही सकते हैं कि हाँ समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस क्लियर है जी इतना। नेक्स्ट हमारे पास देखो, डाउट है जी ऑनलाइन किसी को कोई? नो मैम। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ रेफरेंस आती है, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। देखो स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस क्या होती है। सबसे पहली बात, जब भी ऐसे से टेबल बनाए जाते हैं ना, जब भी आपने डेटा प्रेजेंट करना होता है, देखो जो मैंने आपको डेटा सेट भेजा था ना, ये वाला, अगर हम इसकी पहली शीट से देखें तो ये डेटा ना प्रॉपरली पता चल रहा है कि कौन से हमारे कॉलम नेम्स हैं, कौन सा हमारा रो डेटा है। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है वो अलग से हाईलाइट करके अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है जी, चाहे मैं किसी भी शीट में जाऊंगी, देखो सभी में ऐसा है कि हमें जो हमारे कॉलम के नेम्स हैं वो अलग से दिखाए गए हैं, जो क्वेश्चन है वो अलग कलर से दिखाया गया है, जहां पे हमने आंसर लिखना है वो अलग कलर से दिखाया गया है। इसको बोला जाता है डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना। एक्सेल के अंदर सिर्फ हमारा यही काम नहीं होता कि डेटा लिख दिया, वो लिखना भी इस फॉर्मेट में है, डिस्प्ले भी इस फॉर्मेट में कराना है कि सामने वाले को उसको देख के समझ आ रहा है कि ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, जो हमने अभी बनाया है ये कोई अच्छा खास प्रेजेंटेबल डेटा नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ऐसा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमारे पास ये सारी की सारी होम टैब आती है। एक चीज मैं आपको दिखाने वाली थी, हाँ अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, टेबल्स बनाने होते हैं। अभी के लिए ये इतना डेटा मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है फॉर्मेट एज अ टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी रेंज ऑफ सेल्स हमने सिलेक्ट करी है, इसका हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को हम कुछ नाम दे सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ना, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आती है कि ये डार्क ब्लू कलर के आपने हेडर्स बनाने हैं। ठीक है जी, हेडिंग्स बनाने हैं बेसिकली, और नीचे वाले आपके स्ट्राइप्ड रोज होंगे, एक रो डार्क, एक रो लाइट, एक रो डार्क, एक लाइट। तो आपको जैसा सा भी सही लग रहा है ना, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। इतना सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ से आपसे एक चीज पूछी जाती है कि आपके टेबल का डेटा क्या A1 से G6 के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने सिलेक्ट करा A1 से लेके G6 तक। ठीक है, तो यहीं पे डेटा है।
आपके टेबल की हेडर्स हैं बेसिकली, मतलब कॉलम हेडिंग्स हैं, हमारे टेबल के कॉलम हेडिंग्स हैं, दैट मींस फर्स्ट रो विल बी कंसीडर्ड एज हेडिंग्स। तो देखो यहाँ पे टेबल बन गया ये, ठीक है जी। अब इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे आपके पास ना एक एडिशनल टेबल डिजाइन नाम की भी टैब आती है, जो बेसिकली इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ रही है ऊपर टेबल डिजाइन नाम की, नहीं आ रही। पर जब आप अपनी शीट के अंदर एक टेबल बना देते हो ना, तो आपके पास एक टेबल डिजाइन नाम की भी टैब क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं कि आप अपने टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो। सपोज मैंने अपने टेबल का नाम रख लिया स्टूडेंट मार्क्स। अब इस नाम रखने का क्या फायदा होता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, वो हम आगे इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस देखेंगे। फिर ये सारे टेबल डिजाइन के फीचर्स हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अपनी हेडर रो दिखानी है या नहीं दिखानी है, टोटल नंबर ऑफ रोज, आप टोटल रोज का टोटल नीचे दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, बैंडेड रोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना या नहीं करना, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना या नहीं करना, बैंडेड कॉलम्स दिखाने, मतलब बेसिकली उसमें ये सारे बॉर्डर्स वगैरह आ जाएंगे बीच में, ठीक है जी। फिल्टर बटन ऊपर, ये जो ड्रॉप डाउन का बटन होता है इसको फिल्टर बटन बोला जाता है, वो दिखाना या नहीं दिखाना। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। अब ये क्यों बताया है, क्योंकि जब आप टेबल्स बना लेते हो ना, तब हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ वो आती है, बेसिकली रेफरेंस आती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक कॉलम बनाया, कॉलम बना लेते हैं परसेंटेज, ये मैंने परसेंटेज का कॉलम बनाया। जैसे ही एक टेबल के बिल्कुल साथ में कोई कॉलम ऐड करा जाता है या बिल्कुल उसके बिलो कोई रो ऐड करी जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, टेबल का पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। जब भी आप एक, जहां तक आपका टेबल है उसके बिल्कुल साथ एक कॉलम बनाते हो या उसके बिल्कुल बिलो एक रो ऐड करते हो, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ अवर टेबल। समझ आया जी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज वाले में ना मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ कि जो हमारे एक्चुअल मार्क्स हैं इनको डिवाइड कर दिया जाए, 40 into 4 is 160, डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इतने पार्ट को ना मैं ब्रैकेट्स में रखती हूँ कि पहले डिवीजन हो, देन उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करा जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस A2 B2 ऐसी नहीं आ रही है, रेफरेंस कुछ और आ रही है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे कॉलम का नाम। एंड जैसे ही मैंने एंटर किया, automatically the formula got applied to all the rows present in that टेबल। ऐसी सी रेफरेंस को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होती है अगर हम एक टेबल के अंदर कॉलम के ऊपर की कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं। बेसिकली हो क्या जाता है, यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर एवरी रो प्रेजेंट इन दिस कॉलम, मुझे क्या करना है, जो एक्चुअल मार्क्स वाला कॉलम होगा उसको, एक्चुअल मार्क्स वाला सेल होगा उसको 160 से डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर एवरी रो ऑफ दिस टेबल। और ये जो रेफरेंस एक टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, इसी रेफरेंस को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। तो whenever we are working on large data set, instead of manually dragging and dropping the formulas to another cells and another rows, हम क्या करते हैं, हम उसका एक टेबल क्रिएट करते हैं, पहले सेल के ऊपर ही फॉर्मूला लगाया, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अप्लाई टू ऑल द रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है जी, समझ आया। सीधी सेल रेफरेंस पास करिए कि G2 के अंदर क्या होगा, वट एवर प्रेजेंट इन F2 एंड वट एवर प्रेजेंट इन E2, सपोज ये करा। एंड जब हम इसको ड्रैग करेंगे टू G3 G4, ऑटोमेटिकली ये चीजें क्या होती जाएंगी, ये भी 3 and 4 बनती जाएंगी। एंड ये जरूरी नहीं है कि ये 2 है, ये भी 2 ही होना चाहिए। सपोज ऐसा कर दिया गया कि दिस इज F3 प्लस E3, तो ऑटोमेटिकली G3 के टाइम ये
F4 एंड E4 हो जाएगा। बेसिकली एक एक सेल आगे मूव करता रहता है, ठीक है। ऐसे सी रेफरेंस को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस, और इसको एक्सेल खुद से ही हैंडल करता है कि बाय वन इंक्रीमेंट करते जाना है आगे आगे सेल्स में, ठीक है जी। देन आगे हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है कि मुझे G2 सेल में F2 प्लस P2 करना है। P2 क्या है, बोनस वाली जो हमने एग्जांपल देखी थी। अब वो बोनस सबके लिए सेम रहने वाला है। अगर हमारी एब्सोलूट रेफरेंस ही रहेगी तो G3 के केस में जो ये हो जाएगा F3 प्लस P3। ये भी ऑटोमेटिकली बाय वन क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें इस रेफरेंस को फिक्स करना है कि ये यही रह जाए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों के आगे डॉलर लगा देंगे। और इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसे ही आपने रेफरेंस लिखी है आप F4 की प्रेस कर सकते हो। किसी सिस्टम में ये F4 अकेला काम कर जाता है, किसी में फंक्शन की प्लस F4 करता है, ठीक है जी। वो भी क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली इस रेफरेंस को फिक्स बना देता है। एंड whenever there is fixed reference is passed here, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में यही रहेगा, आगे जितना भी मूव ऑन मर्जी होता जाए। समझ आया जी। देन हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ रेफरेंस आती है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। वो किसके केस में होती है, जब हमने अपनी रेंज को एक टेबल बना रखा होता है। और उस स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का हमें क्या फायदा होता है, हमें मैनुअली फॉर्मूलाज को आगे आगे ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने टेबल के सबसे पहले सेल में जैसे ही वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अप्लाई टू ऑल द अदर रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। समझ आया जी, ठीक है। रेफरेंस में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे करें जी फिर। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्या करना होगा, इसको एक टेबल की तरह ही फॉर्मेट करना होगा, इसका एक टेबल ही बनाना होगा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है कि आपको टेबल नहीं बनाना है इसको, पर आप इसको किसी अलग तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे मुझे रोज कॉलम्स अलग से दिखाने हैं, रोज अलग से दिखाने हैं। तो मैनुअली देखो, ये पेस्ट स्पेशल है हमारे पास, कॉपी पेस्ट स्पेशल, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे अप्लाई आ रहे हैं ये फॉन्ट वाले पे। ये देखो, ये तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, एमएस वर्ड में कहीं ना कहीं यूज करा होगा। यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करी जा सकती है, ठीक है जी। फिर यहाँ से हम कितना फॉन्ट साइज होगा, कितना पिक्सल बेसिकली वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड करना है इसको, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो कुछ भी सिलेक्ट करा जा सकता है, ठीक है जी। और यहाँ से फिर हमारे पास आता है कि सेल्स के लिए आपने बॉर्डर्स दिखाने हैं या नहीं दिखाने, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स की बहुत सारी ऑप्शंस होती है। एंड आई डोंट थिंक कि मैं आपको अकेले अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये तो सिंपल चीज है, ठीक है। ये तो आप खुद भी करके देख सकते हो। देन हमारे पास ये जो यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करा जाता है, वो डायरेक्टली यहाँ से भी हो सकता है। इससे फॉन्ट साइज बढ़ता रहेगा, इससे कम होता रहेगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज है सेल का फिल कलर, ठीक है जी। कि सेल के अंदर बैकग्राउंड पे कौन सा कलर फिल करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके फॉन्ट का क्या कलर होने वाला है, वो फॉन्ट कलर ये सिलेक्ट हो सकता है। तो जो हमारे पास ये फॉन्ट ग्रुप है ना, फॉन्ट ग्रुप वेरी सिंपल ग्रुप है, जो कि फॉन्ट से रिलेटेड फॉन्ट का कलर, सेल का बैकग्राउंड, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन एंड टेक्स्ट इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सारा का सारा क्या हो जाए। देखो यहाँ पे ना अलाइनमेंट की दो ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं, एक ये अलाइनमेंट है एंड एक नीचे अलग से ऑप्शंस है, ठीक है जी। एक हमारे पास ऑप्शंस होती है हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल अलाइनमेंट की। वर्टिकल कौन सा डायरेक्शन होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है, ओके। तो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट की एग्जांपल है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की एग्जांपल है। तो मैं वर्टिकली अगर इनको सेंटर में करना चाहती हूँ, देखो सारे सेल सेंटर में हो गए, मुझे राइट में करने हैं, मुझे लेफ्ट में करने हैं, ये कोई मैटर वो नहीं है कि हमारे पास ये टेक्स्ट है या नंबर है। बट बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, नंबर्स आर राइट अलाइन, टेक्स्ट आर लेफ्ट अलाइन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसा हम प्रेफर करते हैं वैसा हम क्या कर सकते हैं, चीजों की अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं,
ठीक है जी, ये तो होगी वर्टिकल असाइनमेंट, ये इंडेंटेशन होती है। ठीक है जी, कि बेसिकली आप प्रॉपरली उसको लेफ्ट राइट अलाइन नहीं कर रहे हो आप ना, जो हमारा ये मार्जिन से कितना दूर आ रहा है उस इंडेंटेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, ये देखो। ठीक है जी, ये इंडेंटेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास इंडेंटेशन के ऑप्शन आते हैं। देन हमारे पास ये है, ये होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे ना सपोज कुछ भी लिखा, अब इस रो का ना मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ। अब बाय डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है दैट इज बॉटम, कि बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, मुझे सेंटर में करना है, मुझे टॉप पे करना है। तो वेनेवर आप, जैसे हमने यहाँ पे कल ये एग्जांपल देखी थी ना, कहाँ पे है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मल्टीपल सेल्स का एक सेल बना के इसकी अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में भी कंट्रोल करी गई है, सेंटर में करी गई है। तो ऐसा सा अगर हमें कुछ कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखो, इसको ना रोटेट वगैरह करके लिखना है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वर्टिकल अप डायरेक्शन में, रोटेट टेक्स्ट अप, ठीक है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इतनी सारी ये भी ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में हमारे पास खुद से भी ऑप्शंस होती हैं कि हम उसको कैसा सा दिखाना चाहते हैं। तो इस चीज के बारे में, इस चीज की आप ना एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, खुद से ये चीजें अप्लाई करके देखना, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर हमारे पास अगली चीज देखो, यहाँ पे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रैप टेक्स्ट, दूसरा होता है मर्जेंट सेंटर। ठीक है जी, मर्जेंट सेंटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस जब असाइनमेंट के ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं ना, तो ये क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन जो है वो एक सेल में नहीं आ रहा है ना। तो देखो, ये दोनों काम करने के लिए हमारे पास मर्जेंट सेंटर एंड रैप टेक्स्ट आता है। सपोज मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ, कन्वर्ट दिस इनटू फुल नेम इन फॉर्मेट फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, तो मैंने भी ऐसा अपना क्वेश्चन लिख दिया। देखो, मैं इसको ना इतने सारे एरिया में दिखाना चाहती हूँ, जितने भी सेल्स में आपको दिखाना, आपने क्या करना है, उतने सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले ऑप्शन आती है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स से वो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर देखो इसकी रेफरेंस आ रही है I6, देन J6, J7, I7, पर इस केस में देखेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या एक कंसीडर करा जा रहा है, I8। ठीक है, तो बेसिकली हमने मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना लिया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये क्या होगा, ये बिल्कुल बॉटम लाइन है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मैम इसको, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। और किसी को भी नहीं हो रही क्या, स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? विजिबल है मैम। कार्तिक, रोहित, साहिल, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। तो जिसने भी क्वेश्चन बोला था स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपके इंटरनेट इशू होगा, आप क्या करो, एक बार रीज्वाइन कर लो। ओके मैम। ठीक है जी, तो ये देखो, अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है हमारा स्टिल पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जहां से स्टार्टिंग से हमने लिखा है उतना आएगा, बाकी का क्योंकि उसको स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, वो उतना कट हो जाएगा बेसिकली। तो उस केस में हम ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, इफ पूरा टेक्स्ट दिखाने के लिए उसको मल्टीपल लाइंस में भी दिखाना पड़ा, देन डू इट, वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है जी, रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, अगर हमारा लॉन्ग टेक्स्ट है और उसको हमें मल्टीपल लाइंस में भी दिखाना है, देन डू इट। ठीक है जी, एक मिनट, इतना समझ आया जी? ये हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप क्या करता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो?
ठीक है जी। ऐसे ही जो हमने सेल्स जो है सिलेक्ट कर रखी हैं, देखो एक हमारे पास मर्ज होता है, एक होता है मर्ज इन सेंटर, वो सेंटर में कर देता है। मर्ज अक्रॉस क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मर्ज कर सकता है, जैसे अभी तो हमने रोज एंड कॉलम सारा कर लिया ना। एंड अगर हम अनमर्ज पे सिलेक्ट कर देंगे तो जैसे हमारे अनमर्ज सेल्स थे ही पहले वैसे हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतना? आगे करें जी फिर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस नंबर ग्रुप। ठीक है जी, ये नंबर ग्रुप क्या करता है, जैसा हमारा टेक्स्ट जो भी हमने लिखा है डेटा स्टोर्ड है उसके फॉर्मेट को चेंज करता है। ठीक है जी, अब फॉर्मेट क्या कि उसको एक करेंसी की तरह दिखाना है, उसको एक डेट की तरह दिखाना है, उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाना है, वो सारी चीजें इस कंट्रोल्ड बाय दिस नंबर ग्रुप। क्योंकि पर अभी क्लास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो ये हम कल करेंगे, आज कुछ सिंपल चीजें कर लेते हैं जितने 15 मिनट है। देखो अगर आप यहाँ पे डेटा लिख रहे हो, मुझे याद आया कि यार मुझे तो इससे पहले एक और भी सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने थे, तो हम इस सेल पे सिलेक्ट करके बेसिकली राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन आती है जिससे क्या हो जाता है, एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। सिमिलरली इस स्टूडेंट के पहले या इस स्टूडेंट के इसके पहले मुझे एक कॉलम रो इंसर्ट करनी थी, राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे एक कॉलम या एक रो को क्या करा जा सकता है, इंसर्ट करा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और इधर डिलीट का ऑप्शन भी आता है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा वो था तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। जब डिलीट करते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा रो होगा, जब पूरा का पूरा कॉलम होगा वो डिलीट हो जाता है। एक हमारे पास ऐसी सी वो भी होती है कि मुझे ये इसको डिलीट नहीं करना है, ये मेरा कॉलम इधर ही रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के कंटेंट को रिमूव करना है। तो हमारे पास राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स का ऑप्शन आता है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे टेबल के अंदर कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? देन हमारे पास अगली चीज देखो क्या आती है, ये फॉर्मेट टेबल तो हमने समझ लिया, एक आता है सेल स्टाइल्स। देखो सेल स्टाइल्स में हमारे पास, अब जैसे मैं एक शीट बना रही हूँ, ठीक है जी, मेरी शीट के अंदर सपोज किसी XYZ एंटरप्राइज का सारा सेल्स का डेटा है, ठीक है, उसमें मैं कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स बना रही हूँ, किसी सेल को कुछ अलग दे रही हूँ, तो एक तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा सा दिखाना है, इस सेल को ऐसा सा दिखाना है। ठीक है जी, क्योंकि हर सेल के ऊपर खुद से जाके यहाँ से बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना, यहाँ से टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करना, फॉन्ट साइज सारा सिलेक्ट करना, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है ना कि मैं एक ही बार में ये कोई सेल स्टाइल सिलेक्ट कर लूं कि मुझे ऐसा सा चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता जाएगा, जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी तो मैनुअली हर चीज खुद से बार बार सिलेक्ट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास न्यू सेल स्टाइल की ऑप्शन भी होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक कस्टम स्टाइल बना सकते हैं कि मुझे कई सेल्स के ऊपर, जैसे मैं आप लोगों के लिए ना प्रैक्टिस वर्कशीट्स बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देने हैं और मुझे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं बार बार हर शीट में जाके ये काम नहीं करूंगी। या आप भी एक शीट वर्कशीट है आपके पास, सेल्स का पूरा एनालिसिस है, उसमें आपने कुछ नोट्स लिखते जाना है साइड बाय साइड, तो आप हर बार उस नोट को खुद से बार बार यहाँ से चीजें सिलेक्ट करके नहीं दोगे। हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल स्टाइल्स में जाके, न्यू सेल स्टाइल पे जाके, फॉर्मेट में जाके खुद से ये सारी की सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे उसका फॉर्मेट क्या रखना है। ये फॉर्मेट के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अलाइनमेंट कैसी सी रखनी है, ठीक है, तो मुझे अलाइनमेंट क्या रखनी है, नॉर्मल जैसे है। फॉन्ट मुझे कौन सा रखना है, फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस विल बी माय फॉन्ट। ठीक है, ये बोल्ड होगा, 12 पिक्सल इसका साइज होगा, अंडरलाइन नहीं है, स्ट्राइक ये कुछ भी नहीं करना है। बॉर्डर देना है एक सिंपल सा आउटलाइंड बॉर्डर। ठीक है जी, फिर फिल कलर जो होगा दैट विल बी लाइट ग्रीन। ठीक है जी, फॉन्ट का कलर नहीं मैंने सिलेक्ट करा, फॉन्ट का कलर विल बी ये वाला। ठीक है, फिर इतना करने के बाद ओके करा। स्टाइल 1 नहीं, इसका नाम मैं रख लेती हूँ अपना कस्टम स्टाइल ए। ओके करा जी।
अब सेल स्टाइल मेरा क्रिएट हो गया, वापस से सेल स्टाइल में जाके ये देखो जो मैंने कस्टम स्टाइल ये बनाया, इसको दोबारा क्लिक करके अप्लाई करना होगा। अब मुझे यहाँ जहां पे भी इस सेल स्टाइल की जरूरत होगी, मैं अपने कस्टम स्टाइल को क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ डायरेक्टली आफ्टर सेलेक्टिंग इट। ठीक है जी, जब आप एक बार उसको क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, हमें खुद से दोबारा जाके उसको अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है जी, इतने में कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास देखो अगली चीज क्या आती है, जो हमने ये इंसर्ट करा है, इंसर्ट की ऑप्शन इधर भी आती है। सेल्स इंसर्ट करने हैं, रोज इंसर्ट करनी है, कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, या नई शीट ही इंसर्ट करनी है। ठीक है जी, जो हमने राइट क्लिक करके इंसर्ट करा था ना, वो तो बेसिकली एक कॉलम या एक रो सिलेक्ट कर देता है। पर इधर सेल्स के केस में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है कि मुझे रो इंसर्ट करनी है। देखो नई रो इंसर्ट होगी, मुझे सेल्स इंसर्ट करने हैं। तो एक मिनट, लक्ष्मी आपकी क्लास 11 बजे स्टार्ट होगी, 11 बजे ज्वाइन करना आप। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इंसर्ट करने हैं सेल्स, इनको राइट शिफ्ट करके फिर इंसर्ट करूं पूरा कॉलम, मतलब हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास डिलीट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, जो राइट क्लिक करके आ रहा है। अरे यार, अनुष्का क्लास विल बिगिन एट 11, तब ज्वाइन करना आप। ठीक है, फिर हमारे पास Okay, देखो ma'am. फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर जाके देखो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले हम रो हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे रो हाइट कितनी दिखानी है। रो हाइट समझते हैं ना, ये जो हमारी हाइट आ रही है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट क्या कर देता है, मेरे पास जो भी कंटेंट है, एक मिनट, ये देखो, और वैसे ऑटो फिट रो हाइट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, हमें खुद से करने का जरूरत नहीं होता। कॉलम विड्थ के केस में हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली रोज को इतना एडजस्ट कर दो कि उनके अंदर का कंटेंट पूरा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ऐसे कॉलम विड्थ होता है, कॉलम विड्थ को खुद से भी कंट्रोल करा जा सकता है, या फिर देखो ऐसे से हमारे पास कुछ कॉलम्स आ जाते हैं जो कंप्लीटली दिखाई नहीं देते। ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम की ऑटोमेटिकली इतनी विड्थ हो जाएगी कि वो पूरे के पूरे कंटेंट को प्रॉपरली दिखा रहा है। फिर डिफॉल्ट विड्थ की ऑप्शन आती है। डिफॉल्ट विड्थ में हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ बता सकते हैं कि हमें स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ स्टार्टिंग में शीट की कितनी चाहिए। ठीक है जी, अभी के लिए 8.09 है। ठीक है, फिर हमारे पास ये हाइड एंड अनहाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। शीट को रीनेम करना, मूव या कॉपी करना, टैब का कलर जो है हमारे पास, ठीक है जी, ये देखो ये नीचे टैब का कलर कैसा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये हाइड अनहाइड का कॉन्सेप्ट एंड प्रोटेक्शन एंड लॉक का कॉन्सेप्ट अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बहुत बेसिक्स आज हमने किए हैं, और कल से क्लास 9:30 ही होगी, 9:30। ठीक है जी, सिर्फ आज के लिए थी 10 बजे, कल से क्लास 9:30 to 11 ही रहे। क्लियर है जी इतना? ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज देखो हमारे पास क्या आती है। तो ये सारा सेल्स वाला समझ में आ गया ना, ये क्या करता है। फिर हमारे पास ये आता है एडिटिंग वाला। देखो अभी के लिए एडिटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहले करते हैं सॉर्टिंग, इस पे करते हैं जी सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग सबको पता है क्या होती है, चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करा, इस पे क्लिक करा, मैंने बोला देखो अगर मैं एक नंबर वाला सिलेक्ट कर रही हूँ ऑटोमेटिकली वो मुझे बता रहा है सिलेक्ट सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं एक टेक्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ वो बता रहा है ए टू जेड या जेड टू ए। सिमिलरली अगर मैं एक डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगी वो ऑटोमेटिकली मुझे अप्लाई करे बताएगा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट ओल्ड। मतलब वो डेटा टाइप्स को खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये एक अल्फाबेटिकल डेटा है तो ए टू जेड सॉर्ट करना है। ठीक है जी, अगर एक डेट वाला डेटा है तो उसको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, अगर न्यूमेरिकल डेटा मैथमेटिकल डेटा है उसको
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो अगर मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है कि रेटिंग गिवन वाले, कम रेटिंग गिवन वाले ऊपर आ जाए, ज्यादा वाले नीचे आ जाए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक रो को सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, जिससे आपका सारा डेटा गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना। अगर अगर सिर्फ ये वाला, एक मिनट लेट मी सी की मेरी क्लास तो नहीं है। अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम सॉर्टेड हो जाएगा, बाकी वहीं का वहीं प्रेजेंट रह जाएगा, तो डेटा हमारा इनकरेक्ट है। तो दैट इज व्हाई हमें ये एक्सपैंड द सिलेक्शन करने को बोल रहा है। ठीक है जी। तो सॉर्ट करा, सॉर्ट पे क्लिक करा, देखो सारा का सारा डेटा रेटिंग गिवन के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही थी कि सपोज मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे उसके मार्क्स है, सपोज स्टूडेंट का नाम कुछ है बी सी डी ई एफ, इसके मार्क्स 20, 25, 32, 20, 19 एंड 18। मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करके सॉर्ट करने का ट्राई कर रही थी, जिससे हमारा डेटा क्या बन जाता, 18, 19, 20, 20, 25 एंड 32। पर ये तो गलत हो जाता है ना, ए के मार्क्स 20 थे, ए के मार्क्स कितने बना दिए गए 18, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट हो गया। तो दैट इज व्हाई हमें एक्सपैंड द सिलेक्शन करने को बोला जाता है कि जैसे जैसे आप, अब हमारा एक्सपैंड द सिलेक्शन करने के बाद जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे 18, 19, 20, 20, 25 एंड 32। और इनके सामने जो नेम थे, 18 वाला था एफ, 19 वाला था ई, 20 था हमारा ए, देन डी, देन बी, देन सी। अब ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट में सॉर्ट होगा। दैट इज व्हाई एक्सपेंडिंग द कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। समझ आया जी यहाँ तक? कोई डाउट हो? सॉर्टिंग तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन भी आती है, दैट इज कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट जो होता है वो हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करनी होती है। जैसे मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पे ना मेरे पास मे बी हॉस्पिटल का कुछ डेटा है कि यहाँ पे पेशेंट्स को कब डिस्चार्ज करा गया था, यहाँ पे पेशेंट का नाम है, यहाँ पे डिस्चार्ज डेट है और यहाँ पे डिस्चार्ज टाइम है। अब एक ही डेट को मल्टीपल पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं। सपोज आज की ही डेट है, आज ही 10 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हुए। अब यहाँ पे उनका टाइम भी होगा, कोई 2:20 पे हुआ, कोई 3:20 पे हुआ, कोई 4:45 पे हुआ। तो मैं चाहती हूँ पहले मेरा डेटा जो है वो डेट वाइज सॉर्ट होके देन टाइम वाइज सॉर्ट हो जाए। तो जब हमें मल्टी लेवल सॉर्टिंग करनी होती है ना, कि पहले डेटा एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, देन दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, कस्टम सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है जी। पर इससे आगे हम क्या करेंगे, सारा कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जितना भी बताया ये सारी बहुत बेसिक चीजें, फॉन्ट टैग के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, स्टाइल्स एंड सेल्स के बारे में, इस चीज की एक बार घर जाके जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। जो भी आज बताया गया, किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो? है जी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है जी, फिर मैं एक बार अटेंडेंस लगा लूं।